बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MGT 411 का लेसन नंबर 11 है। इसी चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क को किस तरह मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है $1000 का, और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि ये इन्वेस्टमेंट इससे हमें नुकसान मिल सकता है और इसकी वैल्यू 1000 से कम होकर $700 हो सकती है, या ये राइज़ हो सकता है $1400। तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड 2। 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा जो पे अप होगा वो $700 होगा, और यहाँ पे हमारा जो पे अप मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी वो है 350। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा पे अप वो 1400 होगा। इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट हमें फ़ायदा देगा, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू $1400 है। इसी तरह हमने $1000 का दूसरा इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल लिया है, और पिछले चैप्टर में हमने इसकी वजाहत की कि हमारे पास 4 आउटकम्स है। एक आउटकम ये है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर हम $1000 इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें पे अप $100 करेगा, यानी $900 हमारा नुकसान होगा। दूसरा आउटकम ये हो सकता है $700, यानी $300 हमारा खसारा हो सकता है। तीसरा, अगर हम 1000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमें $1400 देगा, यानी $400 हमें फ़ायदा देगा। और चौथा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर हम 1000 इन्वेस्टमेंट करें तो हो सकता है कि हमें $2000 मिले। तो यहाँ पे 10% प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें $2000 मिले, तो $1000 मुनाफा मिलेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है कि तमाम क्वांटिटीज़ को आप सम करें, जमा करें, तो इससे 1050 आता है। अच्छा, ये बात नोट करें कि हमने इन दो की एग्जांपल ले ली। एक ये कि यहाँ पे 2 आउटकम्स है और यहाँ पे 4 आउटकम्स है, 1 2 3 4। जितना आउटकम्स ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। इसी वजह से अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, और यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 4 आउटकम्स है। तो जितना आउटकम्स ज़्यादा होंगे उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये नोट करें कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या है। A financial instrument with no risk at all is called risk-free investment or a risk-free asset। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है तो उसको हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसको हम बेंचमार्क भी कहते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। तो जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है उसका फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम होता है और विद सर्टेनिटी, और इसका जो रिटर्न है उसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने $1000 इन्वेस्ट किए और उसका जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 5% है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 1050 है विद सर्टेनिटी। हम अगर $1000 इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमें $1050 मिलेंगे, इसमें हमारा नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा हो कि हम $1000 इन्वेस्ट करें लेकिन हमारा जो पे अप है वो या तो 1000 से ज़्यादा हो सकता है या 1000 से कम भी हो सकता है। 1050 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1050 से कम भी हो सकता है। यह हमारा 1050 से कम और 1050 से ज़्यादा हो सकता है, यानी फिक्स नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अच्छा, आपने इन दोनों में डिफरेंस वो अंडरस्टैंड किया होगा कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वही होता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, उसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो नॉन होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप $1000 इन्वेस्ट करेंगे उसका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% है, तो आपको 100% $1050 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया $1000 और वो पे अप या 1050 से ज़्यादा हो या कम भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। अच्छा, रिस्क को हम किस तरह मेजर करेंगे? तो रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। एक वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है और दूसरा वैल्यू एट रिस्क है। उसकी वजाहत हम आगे करेंगे। सबसे पहले वेरिएंस की बात करें। The probability weighted average of the square deviation of the possible outcome from their expected value, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो स्क्वायर डिविएशन है आउटकम का, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो इसको मालूम करने का तरीका इंतही आसान है। सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंप्यूट करना है। जैसा कि पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, पे अप 700 है, दूसरा पे अप वो 1400 है।
तो हमने क्या करना है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने का ये तरीकाकार ये है कि पे अप मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, पे अप मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के जो आउटकम्स है 350 जमा 700, इसको आप जमा करें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिटरमिन करना है, ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरा पॉइंट ये है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम ईच ऑफ द पॉसिबल पे अप। हमारे पास जो पे अप है उससे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करें। तो हमारे पास जो पे अप है एक 700 है और दूसरा 1400 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1400 से 1050 को माइनस करें $350, और 700 से 1050 माइनस करें -$350। फिर आप ऐसा करें कि इनको आप स्क्वायर करें, तो इससे 122 $500 स्क्वायर, यूनिट 10,000 10,000 ले $1,22,500 स्क्वायर। फिर आप इस तरह कर लें कि इनको पॉसिबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें। तो 1,22,500 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी 50%, ये जो उसका प्रोबेबिलिटी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, जमा 1,22,500 मल्टीप्लाई बाई 1/2 उनको ऐड करें। तो यहाँ हमारे पास $1,22,500 स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस है। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने वेरिएंस को मालूम करना है, इसी की मदद से हम रिस्क को मेजर करेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, आप वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। हमारे पास जो ये वेरिएंस है इसका जो स्क्वायर रूट है इसको डिविएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन $350 है, केस नंबर 1 की अगर एग्जांपल ले लें। और केस नंबर 2 में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन $528 है। अच्छा, ये बात नोट करें कि उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट आंसर वो कंप्यूट किया है, मैंने वो फार्मूले अप्लाई किया है, उसी की मदद से आपके हैंड आउट में ये नहीं है। सबसे पहले हमें मालूम है कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 1050 है, और हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी वो ये है कि हमें $100 मिलेगा, तो वो 10% चांस है। 40% चांस है कि $700 मिले, 40% चांस ये है कि $1400 मिले, और 10% चांस ये है कि हमें $2000 मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने का तरीकाकार है कि इन सबको ऐड करें, इससे 1050 आता है आउटकम, वही तरीकाकार है। फिर आपने क्या करना है, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हर पे अप से माइनस करें, जैसा कि मैंने किया। फिर हर एक को स्क्वायर कर लें, और चौथा यह है कि इन तमाम को अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करें। जब आप उनको ऐड करेंगे तो इससे जो वेरिएंस है यूनिट 10, 100,000 10,000 लेख $2,78,500 स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का तरीकाकार यह है कि उनका स्क्वायर रूट ले लें। जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये $528 हो गए। तो केस नंबर 2 का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये 528 है इसका, और पहले का वो स्टैंडर्ड डिविएशन 350 है। अच्छा, इससे स्टैंडर्ड डिविएशन से हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ये हम इस्तेमाल करते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। और दर्जा बाला दोनों एग्जांपल में हमने देखा कि वहाँ पे एक ही तरह इन्वेस्टमेंट था $1000, लेकिन पहले में पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम कम थी, यानी 2 आउटकम्स थे, इसी वजह से वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 350 था। और दूसरे केस में हमने $1000 इन्वेस्ट किए, लेकिन वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ थे, इस वजह से 4 आउटकम्स थे। जितना आउटकम ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा। यही वजह है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 528 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम इस्तेमाल करते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के में जो रिस्क इन्वॉल्व है इसको आप मेजर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना पड़ता है, जैसा कि हमने इन दोनों एग्जांपल में स्टैंडर्ड डिविएशन को डिटरमिन किया। अगर एक इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड डिविएशन हायर होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। दूसरी ये बात नोट करें कि स्टैंडर्ड डिविएशन ये यूज़फुल है, इट इज़ मोर यूज़फुल। वजह यह है कि पे एफ का जो यूनिट है, मतलब वहाँ पे एफ का यूनिट डॉलर था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो यूनिट है वो भी डॉलर है, $350 $528। तो पे एफ और स्टैंडर्ड डिविएशन का एक ही यूनिट है, तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरी बात ये नोट करें कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथी बात ये नोट करें, अगर 2 इन्वेस्टमेंट है और उनका एक्सपेक्टेड पे अप एक तरह है, एक्सपेक्टेड पे अप का मतलब ये है कि दोनों का जो मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एक ही तरह आपको पे अप देगा, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा कि 1050 दोनों का था, लेकिन ज़्यादातर लोग वही को
चूज़ करेंगे जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। हमारे पास ये दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2। एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 350 है, दूसरे का 528 है, और दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू 1050 है। हमने पहले वो डिटरमिन किया। तो ज़ाहिर बात है कि हम पहले को चूज़ करेंगे। वजह यह है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, $350 है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे रिस्क भी कम होगा। अच्छा, ये बात नोट करें, इससे पहले हमने एक GDP सॉल्व किया था, उस वीडियो को आप वॉच करें। वहाँ पे हमने रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर और रिस्क सीकर इन्वेस्टर या रिस्क लविंग इन्वेस्टर, इनकी हमने वजाहत की थी। तो आप इसको एक दफ़ा वॉच करें, इससे आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। अच्छा, वैल्यू एट रिस्क, बस वक़्त क्या होता है कि हम पॉसिबल आउटकम के एस्पेक्ट को नहीं देखते कि 4 आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है। हम ज़्यादातर सिर्फ वही को वैल्यू को देखते हैं जो वर्स्ट आउटकम है। मतलब ये इसको आप देख लें, ये यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, 1000 इन्वेस्टमेंट हमने किया, 4 प्रोबेबिलिटी से। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें $100 मिलेगा, तो दूसरा 700 है, तीसरा 1400 है, और चौथा प्रोबेबिलिटी ये है कि $2000 हमें मिलेगा। तो जब एक शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखता है कि जो वर्स्ट आउटकम है वो कितना है। तो हम देख लेंगे जो सबसे पहला ये वर्स्ट आउटकम है, सिर्फ $100, यानी हमें यहाँ $900 का नुकसान हो सकता है। तो उसी को देखकर एक इन्वेस्टर वो फैसला करता है कि मैं इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, क्योंकि एक शख्स जब ऐसा करेगा तो वो दिवालिया भी हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। तो इसी वजह से इसी को देखकर वो इन्वेस्टमेंट का फैसला करता है। तो ये सिंपल आसान है। To assess this sort of risk, we use a concept called value at risk. इसको हम वैल्यू एट रिस्क कहते हैं। वैल्यू एट रिस्क का मतलब ये है कि इट मेजर रिस्क एट द मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस, कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करूँगा, इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है। तो इसी को बुनियाद बनाकर एक शख्स वो फैसला करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, इसी बुनियाद पे कि आप हर माह बाद हर मंथली आप 1000 रुपये आप वो बैंक को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो इसका नतीजा ये होगा कि आप 1000 की बजाय $1200 वो पे करेंगे। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि आप में ये ताकत नहीं होगी फाइनेंशियल कि आप इसको पे करेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि जो घर आपने ख़रीदा है या बनाया है, आप उसको फ़रोख्त करेंगे और बैंक को पैसा पे करेंगे। तो ये है सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें कि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस को मेजर करना है कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ये फैसला करता हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम रिस्क है उसको देखकर आप फैसला करें। तो वैल्यू एट रिस्क ये हमें ये फ़ायदा देता है। अच्छा, रिस्क अवर्जन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उस GDP सोल्यूशन को, उस वीडियो को वॉच करें, तो इससे आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादातर लोग वो नहीं चाहते कि वो रिस्क को नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि हम उसको अवॉइड करें। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं, लोग होते हैं, वो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होता है। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हमेशा ये प्रीफर करेगा कि उससे सर्टन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले, ख्वाह वो थोड़े क्यों ना हो, उस इन्वेस्टमेंट की बजाय जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि हम इंश्योरेंस बाई करते हैं, लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं कंपनीज़ को कि वो हमारी तरफ से वो रिस्क को शोल्डर दे। मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी ख़रीदी तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये रिस्क है। तो आप इस रिस्क से बचने के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं, और खुदा न ख्वास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी कार की मरम्मत वो सब कुछ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं। रिस्क प्रीमियम क्या है? जितना एक इन्वेस्टमेंट रिस्कियर होगा उतना ही रिस्क प्रीमियम हायर होगा, इतना हम ज़्यादा कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टर को। दूसरी बात ये नोट करें कि वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब वो पेट्रोलियम की तलाश में जाते हैं और वहाँ पे सर्वे करते हैं तो उनको उनका काफ़ी ख़र्चा होता है। जैसा कि एक दफ़ा इमरान खान ने कहा कि आप कौम बहुत जल्द खुशखबरी सुनेगी। तो वहाँ पे रिस्क जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ वहाँ अपने आलात, इक्विपमेंट्स, मशीनरी ले गए, उनका काफ़ी नुकसान हुआ और नतीजतन उन्हें कुछ ना मिला।
अगर ये पेट्रोल वो दरियाब होते तो इस कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता। वजह यह है कि वो कंपनीज़ जो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। सो देयर इज़ अ ट्रेड अप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आप हाई रिटर्न को चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो अगर हम $1000 के टी बिल ख़रीदेंगे तो हम 1050 वो रिटर्न मिलेगा, इंतहाई कम है $50। इसको हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें। हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिस्क है और वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये जो नीचे लाइन आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। आप टी बिल ख़रीदते हैं और वहाँ पे उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो सर्टन होता है। $1000 आपने इन्वेस्ट किए, आपको $1050 मिलेंगे। ना ये वैल्यू कम होगा ना ज़्यादा होगा। ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल जो कि 45 डिग्री लाइन है। तो आप देखते हैं रिस्क प्रीमियम, जितना ये लाइन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है रिस्क में इजाफा हो रहा है। जितना रिस्क में इजाफा हो रहा है इस तरह हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो इससे आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन जितना आपको नुकसान ज़्यादा मिलेगा उतना आप अगर कामयाब हुए तो उतना आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। आखिरी बात ये नोट करें कि जब आप एक लेक्चर को या एक मज़मून को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आप ना सोचें बल्कि लॉन्ग टर्म में सोचते, क्योंकि वजह यह है कि जब आप एमएससी इकनॉमिक्स या दीगर सब्जेक्ट्स ये डिग्री हासिल करेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे। तो इसी वजह से इसको समझने की कोशिश करें।